हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की नई यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग डिजीज पोर्शन पे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट करना। ये भी काम किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दूसरा है वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करना विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स। क्या करना? वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करना। चौथा काम है क्रिएट रेजोनेंस ड्यूरिंग वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन के दौरान रेजोनेंस को क्रिएट करना। इसी वजह से हर एक व्यक्ति की क्या होती है? अलग अलग टोन और अलग अलग वॉइस होती है। पांचवा काम है मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर को मॉइस्चराइज करना। ये काम है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्लूइड बैलेंस। अब देखते हैं फ्लूइड कैसे बैलेंस करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे इनसेंसिबल वाटर लॉस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इनसेंसिबल वाटर लॉस क्या होता है? ऐसा वाटर लॉस जब जो लॉस होता है तो हमको सेंस नहीं होता। इनसेंसिबल वाटर लॉस दो तरीके से हो सकता है। इट इज आइदर स्किन और लंग। स्किन के जरिए जब हम लोग क्या करते हैं, पसीना निकलता है, तो उसके जरिए जो वाटर लॉस होता है वो भी एक तरीका का इनसेंसिबल वाटर लॉस है, और दूसरा लंग्स के जरिए जो निकलता है वो भी एक इनसेंसिबल वाटर लॉस है। तो अकॉर्डिंग टू एनकेलेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, अराउंड 1 लीटर पर डे वाटर लॉस होता है। 600 to 800 ml स्किन से और 400 to 600 ml लंग्स से। नेक्स्ट काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। उसके अलावा एसिड बेस बैलेंस में भी पार्टिसिपेट करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे पार्टिसिपेट करता है? जब रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन जब होगा तो ऑक्सीजन कम जाएगी, कम अमाउंट में ऑक्सीजन इंटर करेगी, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? बॉडी में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया, तो हाइपर वेंटिलेशन होगा। जब हाइपर वेंटिलेशन होगा तो हमारे बॉडी से क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? निकलेगा। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होगा। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होने का खतरा रहता है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होने तो इस सब में कौन मदद करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें आज हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग नोज, नेजल कैविटी, नेजल साइनस और फेरिंक्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या है? नोज। आज हम लोग नोज से स्टार्ट करने वाले हैं। नोज क्या होती है? नोज इज फॉर्म बाय द बोन एंड कार्टिलेज। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि नोज किसकी बनी होती है? तो बोनी पार्ट और कार्टिलेज पार्ट दोनों मिलके बोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से अपर 1/3 पार्ट ये क्या होता है? बोनी पार्ट होता है, और 2/3 पार्ट, लोअर 2/3 पार्ट हमारा कार्टिलेज का बना होता है। नोज की जो ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल नेयर्स जो बाहर की तरफ खुलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेयर्स बोलते हैं। और नोज को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम होता है, उसको हम लोग नेजल सेप्टम बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि राइल्स ट्यूब को हमेशा हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल में क्यों प्लेस करते हैं? पहले नेजल सेप्टम जो होता है वो स्लाइडली डेविएट होता है टुवर्ड्स द राइट साइड, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड की जो कैविटी होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एरिया होता है। इसकी वजह से राइल्स ट्यूब आसानी से इंटर कर जाती है। अब नोज जो होती है उसकी लाइनिंग
में कौन सा टिश्यू होता है? तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर हम बात करें नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स में, तो ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स को छोड़ के बाकी जहां भी होगा क्या पाया जाएगा? हमारा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। म्यूकोसा ऑफ नोज कंसिस्ट ऑफ गॉबलेट सेल। जो हमारी नोज की म्यूकोसा है उसमें गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? म्यूकस, जो कि हमारा हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी एयर के थ्रू हमारी नोज में वो ट्रैप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, जो कि कौन सिक्रेट कर रहा है? गॉबलेट सेल। नेयर्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स विच फिल्टर द एयर। ठीक है, जो नेयर्स होते हैं वहां पे हेयर सेल पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो प्रेजेंट होता है म्यूकस में। हमारी बॉडी में अगर कहीं भी सिक्रीशन हो रहा है, किसी भी तरीके का सिक्रीशन है, उसमें हमेशा क्या पाया जाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो बोनी पार्ट होता है, बोनी पार्ट जो होता है उसमें 3 बोन पाई जाती हैं और कार्टिलेज पार्ट में 3 कार्टिलेज पाए जाते हैं। बोनी पार्ट में क्या पाया जाता है? फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन और नेजल बोन। जो फ्रंटल बोन होता है वो बेस ऑफ द नोज बनाता है। अब आते हैं कार्टिलेज पार्ट पे। कार्टिलेज पार्ट में क्या होता है? 3 कार्टिलेज होते हैं, लेटरल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन आता है एलार कार्टिलेज। एलार कार्टिलेज कौन बनाता है? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज एक तरह का कार्टिलेज का टाइप है जो कि क्या बनाता है? एलार कार्टिलेज। अब बात करते हैं हम लोग नोज के फंक्शन के, पर्टिकुलरली नोज का क्या फंक्शन होता है इसको डिस्कस करते हैं, फंक्शन ऑफ नोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑलरेडी डिस्कस, अब फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इज द फंक्शन ऑफ नोज। दूसरा होता है मॉइस्चराइजिंग एंड वार्मिंग द एयर। जो भी हम लोग एयर ले रहे हैं वो उसको वार्म करना, उसको मॉइस्चराइज करना, ये किसका काम होता है? नोज का। तीसरा होता है हेल्प द वॉइस प्रोडक्शन बाय क्रिएटिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस को क्रिएट करके वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करना, ये भी काम किसका है? नोज का। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्या है? नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नेयर से यानी नोज से लेकर और फेरिंग्स तक के पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं नेजल कैविटी। ये क्या है? नेजल कैविटी। तो डिस्कस करते हैं नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी क्या होती है? एक तरह का ब्रिज का काम करती है बिटवीन द नोज एंड फेरिंग्स। इट इज कनेक्टेड नोज एंड फेरिंग्स। नोज और फेरिंग्स को कनेक्ट करने का काम करती है। इसमें 2 इंटरनल नेयर्स होते हैं जो कि फेरिंग्स में जाके खुलते हैं। 2 एक्सटर्नल नेयर्स हो गए, उसके साथ साथ 2 इंटरनल नेयर भी होते हैं जो कि कहाँ जाके खुलते हैं? फेरिंग्स में। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ भी क्या पाया जाता है? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये आप देख सकते हैं, जो नोज का अपर 1/3 पार्ट है वो क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। यहाँ पे ऑल्फेक्शन का काम होता है, यहाँ पे स्मेल को डिटेक्ट किया जाता है बाय द ऑल्फैक्टरी नर्व। और जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो क्या होता है? रिस्पायरेटरी रीजन होता है, वो एक्चुअल में रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये देख सकते हैं आप लोग, जो अपर 1/3 पार्ट है ये ऑल्फैक्टरी रीजन है, जो लोअर 2/3 पार्ट है ये क्या है? रिस्पायरेटरी रीजन है। सो अब डिस्कस करते हैं नेजल कैविटी के जो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑल्फैक्टरी रीजन और दूसरा रिस्पायरेटरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन 1/3 पार्ट होता है जो ऑल्फेक्शन में काम आता है, लोअर जो 2/3 पार्ट होता है वो रिस्पायरेटरी रीजन होता है। रिस्पायरेटरी रीजन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्के और इंफीरियर कॉन्के। ठीक है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। इसका काम क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप लोग ये क्या होता है? जिगजैग पैटर्न में रहते हैं, जो सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का और इंफीरियर कॉन्का होता है। अब फंक्शन के डिस्कस करते हैं, नेजल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? तो नेजल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? हैवी पार्टिकल्स जो हैं वाटर के, उसको मूव आउट करने से रोकते हैं, जो कि बाहर ना निकलें, ताकि
जो फ्लूइड लॉस है वो प्रिवेंट किया जा। जो जिग जैग पैटर्न होता है, जिग जैग रूट होता है, उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा ह्यूमिडिफिकेशन और मॉइस्चराइजिंग एयर वे को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करता है। सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक कंडीशन होती है कोनल अट्रेसिया। कोनल अट्रेसिया क्या होता है? एक तरह का कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसमें ब्लॉकेज हो जाता है, नेजल कैविटी का ब्लॉकेज हो जाता है, विच इज आइदर ड्यू टू द बोनी पार्ट और द मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं इमेज। यहाँ पे नॉर्मल पैसेज है तो एयर क्या करती है, नोज से इंटर करके फेरिंग्स को पहुंच जाती है, बट इन द कोनल अट्रेसिया यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। फिर अब आता है नेजल साइनस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेजल साइनस के बारे में। क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द पार्ट ऑफ द नेजल साइनस। आपको ऑप्शन दे देगा फ्रंटल साइनस, मैंडिबुलर साइनस, स्फेनॉइड साइनस और इथमॉइड साइनस। जो मैंडिबुलर साइनस होता है, ऐसा कोई साइनस नहीं होता है। साइनस टोटल 4 होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेजल साइनस जो होता है वो कौन बनाता है, फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द फेशियल बोन। फेशियल बोन आपस में आर्टिकुलेट होकर क्या बनाती है, नेजल साइनस। नेजल साइनस एक तरह का एयर फील्ड कैविटी होती है। कौन कौन सी? फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइड साइनस और इथिमॉइड साइनस। तो जिसमें से सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है, मैक्सिलरी साइनस। और इथमॉइड साइनस एक्सरे में नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ होता है और सामने इसके दूसरी बोन आ जाती है, इसकी वजह से हम इथमॉइड साइनस नहीं दिखता है। आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, ये हो गया आपका फ्रंटल साइनस, ये हो गया इथमॉइड साइनस, ये हो गया हमारा मैक्सिलरी साइनस जो कि सबसे बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, और ये होते हैं इथमॉइड साइनस। सो अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द नेजल साइनस। नेजल साइनस के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला काम, स्कल को लाइट रखना, क्योंकि एयर फील्ड कैविटी होती है तो किसी भी तरीके का कोई इसमें वेट नहीं होता है, ये हल्के होते हैं, इसलिए इनका काम क्या होता है, स्कल को लाइट रखना। दूसरा, वॉइस प्रोडक्शन के दौरान रेजोनेंस को क्रिएट करना भी इसका एक फंक्शन है नेजल साइनस का। कभी कभी क्या होता है, एक कंडीशन अराइज हो जाती है साइनोसाइटिस की। साइनोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल साइनस। नेजल साइनस का इन्फ्लामेशन ही क्या कहलाता है, साइनोसाइटिस कहलाता है, जिसमें से एयर फील्ड कैविटी क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है बाय द फ्लूइड, वहां पे फ्लूइड फील्ड हो जाता है। अभी आपने कोविड में एक बहुत ही ज़्यादा भयावह चीज़ देखी होगी, म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि फंगल साइनोसाइटिस, एक तरह का साइनोसाइटिस ही था। उसमें क्या हो रहा था, डायबिटिक पेशेंट्स जो थे वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे, तो उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, फंगल साइनोसाइटिस की वजह से उनमें क्या करना पड़ रहा था, हम लोग को साइनस को हटाना पड़ रहा था, निकालना पड़ रहा था। ठीक है, कॉज क्या था म्यूकोरमाइकोसिस का आफ्टर कोविड? तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, इंडस्ट्रियल एयर का यूज़ किया था ड्यूरिंग कोविड, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ किया था, जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ गया था, और ये भी एक तरह कारण था। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस से एंटी फंगल हमेशा एम्फोट्रेसिन बी। एम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, एम्फोट्रेसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी फंगल। अब डिस्कस करते हैं हम लोग फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज अ हाउस ऑफ टॉन्सिल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको हाउस ऑफ टॉन्सिल भी कहा जाता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 12 टू 14 सेंटीमीटर। फेरिंग्स कितनी होती है? 12 टू 14 सेंटीमीटर। लोकेशन की बात करें अगर, तो C1 से लेकर C6 तक फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। आप फोटो में देख सकते हैं, जो येलो कलर से मेंशन है वो क्या है, वो आपका नेजोफेरिंग्स है, और ग्रीन कलर से ओरोफेरिंग्स, और पर्पल कलर से लैरिंगोफेरिंग्स। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो C1 में क्या पाया जाता है, हमारा नेजोफेरिंग्स, C2 C3 ओरोफेरिंग्स, और C4 से लेकर C6 तक फेरिंग्स। ये क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा
के सामने की बात हो रही है। अगर हम लोग रिलेशन की बात करें फेरिंग्स के साथ कौन कौन से और ऑर्गन है जो रिलेशन में है, जैसे एंटीरियरली क्या है हमारा, नोज है, ओरल कैविटी है और लैरिंग्स है। पोस्टीरियर की तरफ सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सुपीरियर स्कल है और इंफीरियर इसोफेगस है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेजोफेरिंग्स के बारे में। नेजोफेरिंग्स में टोटल 5 ओपनिंग होती हैं। टोटल कितनी ओपनिंग होती हैं? 5। 2 तो हो गई इंटरनल नेयर्स, 2 हो गए यूस्टेकियन ट्यूब और 1 हो गया आपका ओरोफेरिंग्स। यूस्टेकियन ट्यूब क्या करता है, मिडिल एयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि हमारा प्रेशर अराउंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो क्या रहे, इक्वलाइज रहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नेजोफेरिंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ही पाया जाता है। उसके अलावा फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी पाई जाती हैं नेजोफेरिंग्स में, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं अप टू द 6 ईयर। जब तक कि हमारा नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होता तब तक की इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, फेरिंग्स की जो टॉन्सिल्स होती है वो प्रोवाइड करती हैं। और अप टू द एज ऑफ 20 आते आते क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है और ये डिजेनरेट हो जाती है। फिर सेकंड आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स की लोकेशन हमने डिस्कस किया था C2 से C3 तक होता है। ओरोफेरिंग्स में 2 तरह की टॉन्सिल्स पाई जाती हैं, एडेनॉइड टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल। एडेनॉइड टॉन्सिल आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यूला है, यूला है, इसके दोनों साइड क्या पाई जाती हैं, एडेनॉइड टॉन्सिल। ये यूला है, इसके दोनों साइड क्या हो गए, एडेनॉइड टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल हमारी टंग्स पे प्रेजेंट रहती हैं। अब ओरोफेरिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाएगी। तीसरा आता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स हमारा C4 से C6 तक होता है। यहाँ भी सेम टिश्यू पाया जाएगा, केराटिनाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एक क्वेश्चन है, पेशेंट वाज गेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पेरिग्जोमिलर। एक क्वेश्चन है, पेशेंट्स was getting treatment of hyperpericloximal nurse should be patient advise repetitive active solving when pressure decrease air। एक पेशेंट है जिसको हाइपर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो उसमें उसको नर्स क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है कि आप बार बार क्या करो, सॉल्विंग करो, सॉलो करो। तो उसके पीछे का कारण क्या था, तो उसके पीछे का कारण है कि जो हम लोग सॉल्विंग करते हैं, एक्ट ऑफ सॉल्विंग, उसकी वजह से प्रेशर इक्वलाइज होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जो कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।